हेलो फ्रेंड्स। आज 4 जून है और एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने आज 11 साल पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, इसी दिन पिछले साल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे और एनडीए और भाजपा उम्मीद कर रही थी कि 400 के पार वो जाएंगे, परंतु भाजपा 240 पे सिमट गई और एनडीए 290 पे सिमट गई। हालांकि उसके पहले यानी 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भाजपा को 303 सीट मिली थी और एनडीए 350 के आसपास में था। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा जो है, जो उनकी उम्मीद थी उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। आज के हम इस एपिसोड में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 सालों का ऑडिट करेंगे और खास तौर पे पिछले 1 साल के कामों की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, मैं आज के एपिसोड को 3 अलग अलग उसमें बांटता हूं। पहला, डोमेस्टिक फ्रंट पे यानी घरेलू स्तर पे नरेंद्र मोदी सरकार ने कैसा परफॉर्म किया, दूसरा आर्थिक स्तर पे कैसा परफॉर्म किया और तीसरा कूटनीति के स्तर पे कैसे परफॉर्म किया। तो शुरुआत करते हैं आर्थिक स्तर से। 2024 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई थी, जिसके हिसाब से भारत में ब्रिटिश राज में जिस तरीके से आर्थिक असमानता थी, उससे अधिक तीव्र आर्थिक असमानता पिछले 10 सालों में देखी गई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है वो 1922 से डाटा इकट्ठा कर रहा है। उसके पास जो डाटा है वो कोई ऐसे 10, 20, 25, 30 साल का नहीं है। 1922 यानी जब ब्रिटिश राज भारत में था, तब से उन्होंने डाटा स्टडी करके वो इस निष्कर्ष पे निकले कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी है नरेंद्र मोदी रिजीम में। दोस्तों, 22.5% जो देश का वार्षिक इनकम है, नेशनल इनकम एनुअली, वो 22.5% सिर्फ टॉप के 1% लोगों के पास में जाता है। इसी तरीके से लगभग 40% वेल्थ जो है इस देश में, वो टॉप के 1% पॉपुलेशन के पास में है। उस रिपोर्ट में और घातक बात ये निकल के सामने आई कि ना केवल ये 99% और 1% के बीच में जो है असमानता की जो खाई है वो बढ़ रही है, बल्कि ये 1% और 0.01% के बीच की जो खाई है वो भी और गहरी होती चली जा रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत में एक सुपर एलीट वर्ग का जन्म हो रहा है। 1% जो एलीट था, उसमें भी 0.01% एक सुपर एलीट वर्ग का जन्म हो रहा है। ये 0.01% जो है, यही आज की डेट में भारत के संसाधनों का, भारत के रिसोर्सेस पे उसका मेन जो है वो कब्जा है। और यही सुपर एलीट जो है, ये देश के गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ इनकम इनइक्वालिटी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ी है। और हमें ये सुनने में आ रहा है कि आईआईटी, आईएम जैसे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भी 25 से 30% जो बच्चे हैं वो कैंपस इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई कंपनी उनको सेलेक्ट नहीं कर रही है। ये बात तो हुई आईआईटी और आईएम्स की। अब जो जनरल इंजीनियरिंग और एमबीए के कॉलेजेस है, वहां तो सिर्फ 20 से 25% बच्चों का ही कैंपस इंटरव्यू हो रहा है। कई कई जगहों पे तो उससे भी बुरी स्थिति है। तो जहां हम देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि देश जो है एक जॉबलेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। हम इस बात की भरपूर मीडिया में इस बात को सुनते हैं, इसका गुणगान सुनते हैं कि बड़े देशों में भारत सबसे तीव्र गति से जो है वो ग्रोथ कर रहा है। पर ये ग्रोथ जो है ये जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि हर साल 1.20 करोड़ लोग वर्क फोर्स में एंटर कर रहे हैं और जो जॉब क्रिएशन हो रहा है वो हार्डली 15 लाख से 20 लाख लोगों के लिए हो रहा है। उससे ज्यादा इंडिया का जो मार्केट है, जॉब मार्केट, वो जॉब्स नए बच्चों के लिए क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो इक्वालिटी बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जॉबलेस ग्रोथ जो है वो हमको नजर आ रही है। जहां तक बात करें, एक बड़ा ही मेरे को अजीब लगने वाला डाटा जो है वो बजट में सुनने को मिला कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन जो है ये अपने 2 दशक के सबसे उछाल पे है।
यानी सबसे हाई लेवल पे है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि डाटा भारत सरकार किस बेसिस पे दे रही है, क्योंकि मैं जितने भी एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट सुन रहा हूं या ऑटोमोबाइल कंपनीज के रिजल्ट सुन रहा हूं पिछले 2 साल से, तो उसमें एक ही बात मुझे सुनने में, जो कमेंट्री में, जो एग्जीक्यूटिव कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, उसमें एक ही बात दिखती है कि वो लोग बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही टेपिड है, नहीं हो रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ ना के बराबर है, जिसके कारण जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू है, वो भी स्लगिश है, वो भी उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है जिस तेजी से बढ़ना चाहिए। तो जब वॉल्यूम ग्रोथ एफएमसीजी कंपनीज का नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम ग्रोथ ऑटोमोबाइल कंपनीज का उस तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो ये प्राइवेट कंजम्पशन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे जो है भारत सरकार इस बात का दावा कर रही है कि ये पिछले 2 दशक में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 20,000 से कम वाले जो मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स, उनकी बिक्री कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 40,000 से ज्यादा दाम वाले स्मार्टफोन्स की बिक्री बढ़ी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एंट्री लेवल के जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उनकी सेल्स एकदम मतलब टेपिड है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। वहीं हम देख रहे हैं कि एसयूवीज और जो हाई प्राइस की जो गाड़ियां हैं, उनके सेल्स बढ़े हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि भारत में एक वर्ग बहुत तेजी से उभर रहा है जिसके पास में बहुत पैसा है, पर वो वर्ग बहुत छोटा है। 1,40,40,00,000 की पॉपुलेशन में सिर्फ 3.5 लाख लोग ऐसे हैं, 3.5 से 4 लाख के बीच में, जो अपनी इनकम को 1 करोड़ के ऊपर बताते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, यदि मैं ये मानूं कि हर परिवार में 5 लोग भी हैं, तो 4 लाख भी पकड़ा 1 करोड़ इनकम घोषित करने वाले, तो 20 लाख लोग ही इस देश में हैं। 1,40,40,00,000 की पॉपुलेशन में 20 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनके पास में 1 करोड़ से अधिक का, आप समझिए, नेशनल मतलब इनकम जो है, वार्षिक आय जो है, वो अपना शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि इनकम इनक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, एलीट वर्ग, सुपर एलीट वर्ग का जन्म हो रहा है, और इस कारण से हम क्या देख रहे हैं कि पीपल आर नाउ डिसइल्यूशन। आम जनता जो है वो, उनका मोह भंग हो रहा है। उनको दिख रहा है कि हमारे पास में ग्रोथ करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल रही है। जो अपॉर्चुनिटी जो रहती है काम करने की, वो अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है सरकार। वहीं दूसरी तरफ जो आउटकम्स हैं, जो जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसमें जो आउटकम्स हैं, वो आउटकम्स बहुसंख्यक जनता के फेवर में नहीं है। सेटिंग एंड गेटिंग, नेटवर्किंग, यही सब चीजें मायने रख रही हैं। टैलेंट और एक्सपोजर जो है, जो लोगों को मिलना चाहिए, वो कहीं दूर नदारद हो गए। दोस्तों, यही कारण है जो लोगों का मोह भंग हुआ है कि अलग अलग राज्य सरकारों को कहीं पे लाडली बहना योजना लागू करना पड़ रहा है, किसी को लाडला भाऊ योजना लागू करना पड़ रहा है, किसी को कोई दीदी योजना लागू करना पड़ रहा है। अलग अलग तरह की ये जो योजनाएं हैं, और जो किसानों को किसान सम्मान निधि जो देने का जो प्रचलन शुरू हुआ है, उसका कारण ये है कि भारत सरकार ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि जो इस विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं लोग, हम उनको भूल नहीं गए। ये जो जनता अवसान पे चली गई है, हम उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये दिखाने के प्रयास में जो है, एक हमने ऐसा बड़ा तबका खड़ा कर दिया है जो डोल्स पे जी रहा है। ठीक है, इस देश के बजट का लगभग 1/5वां हिस्सा जो है वो जा रहा है इस तरीके की सब्सिडीज, जो अलग अलग तरीके की सब्सिडीज जो है उसमें। क्योंकि भारत सरकार जो है, राज्य सरकारें जो हैं, वो जॉब, वो अपॉर्चुनिटीज पढ़े लिखे लोगों के लिए जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। तो ये एक पिछले 11 साल में जो है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड नजर में आया है मेरे, कि ना केवल आर्थिक असमानता बढ़ी है, बल्कि जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, उसमें भी एक तबका उभर के आया है 0.01% का सुपर एलिट क्लास, जो आज की डेट में रूल कर रहा है। अब आते हैं हम आर्थिक से दूसरे पहलू पे, विदेश नीति, कूटनीति पे। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो पूरे विश्व में इनका बड़ा स्वागत किया गया कि बहुत सालों बाद जो है फुल मेजॉरिटी के साथ में जो है कोई पार्टी ने भारत में सत्ता की कमान संभाली है। और उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए
नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 150 विदेशी यात्राएं की ताकि वो अलग अलग मुल्कों में भारत की छाप छोड़ सके। और हमें ऐसा लगा भी शुरुआत में कि भारत का स्तर बहुत तेजी से उभर रहा है, परंतु ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ अभी और उसके जो फॉलोआउट्स हम देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैकलैश हमें दिखा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया। चाइना जो है, जो अभी तक स्तनपान पाकिस्तान को छुप के करा रहा था, अब वो छुप के ना कि बल्कि सामने आके पब्लिकली पाकिस्तान को स्तनपान करा रहा है, सबको बता रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आप पाकिस्तान की तरफ जो है आंखें उठाने की हिम्मत ना करें। तुर्की, अजरबैजान, ऐसे ना जाने कितने देश है जो पाकिस्तान के लिए लामबंद हो गए, और यहाँ पे भारत जो है वो अकेला पड़ गया था कहीं पे। सिर्फ इजराइल और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जो है यही भारत के पक्ष में कुछ बोलते हुए नजर आए। तो हम ये देख रहे हैं कि विश्व स्तर पे जो भारत ऐसा दिख रहा था कि तेजी से उभर रहा है, वही भारत अब ऐसा नजर आ रहा है कि कूटनीति में कहीं अलग थलग पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि नेपाल जैसा सरीखा छोटा राष्ट्र, श्रीलंका जैसा छोटा राष्ट्र, मालदीव जैसा छोटा राष्ट्र, ये जो सार्क नेशंस के पार्ट थे और जो इंडिया के इन्फ्लुएंस के केंद्र थे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे, ये देश भी धीरे धीरे भारत के इससे जो उनका इन्फ्लुएंस है उससे बाहर निकल रहे हैं और ये चाइना की गोद में जाके गिरने के लिए तैयार पड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट श्रीलंका ने तो चाइना का आलिंगन कर ही लिया है, नेपाल भी उनके गोद में जाके बैठ ही गया है, पाकिस्तान को तो स्तनपानी कराया जा रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि भारत इससे निपटे कैसे। सार्क देशों का नियंत्रण भारत के पास में था, जो नियंत्रण अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे छिटक के चाइना के पास जा रहा है। वैसे ही हम ब्रिक राष्ट्रों में भी देख रहे हैं कि ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका जो है वो चाइना के साथ जाके खड़े हो गए, चाइना के पक्ष में वो बातें करते हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान और चाइना ये दोनों राष्ट्रों के साथ हम अलग अलग समयों पे युद्ध कर चुके हैं। ये हमारे नेचुरल अलाई नहीं है, ये हमारे एनिमी नेशंस है, और हम ये वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं कि इन एनिमी नेशन से निपटने के लिए भारत जो है कहीं अलग थलग पड़ गया है। दोस्तों, घरेलू फ्रंट पे आते हैं, डोमेस्टिक फ्रंट पे। डोमेस्टिक फ्रंट पे जैसा मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसका मोह भंग हुआ है, और उस मोह भंग होने का कारण ये है कि उनके लिए समान अवसर जो है रोजगार के, वो कहीं उभरते हुए नजर नहीं आ रहे। साथ ही जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, इसने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया है, उससे कंप्लीटली ये नजर आया है कि जो इतने सालों में आजादी के बाद से जो हमने संस्थान क्रिएट किए थे, जिन पे हमें नाज था, वो इंस्टीट्यूशनल डिसफंक्शन हमको देखने को मिला। हमको देखने को मिला कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े जजेस जो हैं वो मिलके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दीपक मिश्रा जी के अगेंस्ट। वैसे हमने उसी कड़ी में देखा कि कैसे सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उनको रातों रात के 2 बजे जो है उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। ऐसे हमने देखा कि कैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो मुखिया थे उनको 5 बार एक्सटेंशन दिया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके अलावा कोई देश के अंदर में दूसरा काबिल ऑफिसर ईडी में बचा ही नहीं। और इन काबिल ऑफिसर ने क्या किया, ऐसा लगा कि इनको बीजेपी ने आउटसोर्स कर दिया है कि जितने भी विपक्ष में पैसे वाले, माल वाले जो नेता हैं, इनको कैसे भी आप लेके आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में। चुन चुन के विपक्षी दलों के जो रिच पॉलिटिशियंस हैं उनके घरों पे रेड पड़ी, उनके बिजनेसेस पे रेड पड़ी, और हमने देखा कि कैसे एक एक करके जो नेता हैं वो भाजपा के आलिंगन में, भाजपा की गोद में जाके गिरे। तो इसके कारण एक ऐसा इमेज क्रिएट हुआ भारतीय जनता पार्टी का कि ये पार्टी तो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी। ये पार्टी तो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी कि हम जो है, हम बहुत ही ईमानदारी के साथ में, हम चरित्र, कैरेक्टर वाले लोग हैं, ईमानदारी के साथ हम शासन चलाएंगे। वो वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। तो संवैधानिक संस्थानों का जो दुरुपयोग है, जो इंस्टीट्यूशनल डिसफंक्शन है, वो एक बहुत बड़ा कारण बन के उभरा कि लोगों का मोह भंग हुआ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से, और इसीलिए 303 से 240 पे लाके
देश के लोगों ने उनको पटक दिया, वो भी तब जब देश की जो सबसे मेन अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस, उसके बैंक अकाउंट्स को सीज किया गया था। इस देश के मीडिया को जो है पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। इस देश के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मुट्ठी में करके रखा था, ईडी, सीबीआई, डीआरआई, इन सबको। उसके बावजूद भी उनको जो है 272 जो मेजॉरिटी चाहिए रहता सीट, उतनी सीट्स नहीं मिली। उसके साथ ही दोस्तों ये भी देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स जो हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा लगा कि वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी उनकी जनता के प्रति नहीं है। इस देश ने देखा कि कैसे एक से एक बड़े बड़े एग्जामिनेशंस के पेपर लीक हुए। इस देश ने देखा कि कैसे आजादी के बाद से सबसे बड़ी रेल दुर्घटना भारत में हुई और उसके बावजूद भी रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, उनका इस्तीफा ना लेके उनको एलिवेट किया गया। इस देश ने देखा कि एग्जामिनेशन पेपर लीक होने के बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर में किसी भी तरीके का एक्शन नहीं हुआ, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। नो वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दिस फेलियर्स। तो ये एक नजर में आया कि भाई इस देश में सत्ता कैसे चल रही है कि यहाँ कोई भी नेता जिसके मंत्रालय के अंडर में काम हो जा रहे हैं, गलत काम हो जा रहे हैं, उसके ऊपर में एक्शन नहीं हो रहा। हमने देखा अभी रिसेंटली कि कैसे 200 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकवादियों ने 26 हिंदुस्तानियों की शहादत ले ली और कैसे मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। पर ये सब चीजें होने के बावजूद भी जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, असफल गृह मंत्री, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि इस सरकार के अंदर में ना केवल इंस्टीट्यूशंस डिसफंक्शंस हुए हैं देखने को हमें मिले, बल्कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो भी जीरो होती हुई नजर आ रही है, नदारद हो रही है। इसके कारण से भी लोगों का बहुत ज्यादा मोह भंग हुआ। अब सवाल ये उठता है कि भाई कूटनीति हो गई, गृह नीति हो गई, अर्थनीति हो गई, इन सारे लेवल्स पे फेलियर होने के बाद भी आप किस तरीके से राज्यों में जीत हासिल कर। तो ये इस देश की कड़वी सच्चाई है कि विपक्ष जो है इस देश का, वो उतना सक्षम अब नहीं रहा है। और वो सक्षम नहीं रहने का कारण यह है, एक कारण तो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन स्पॉन्सर करते थे लीडर्स, अधिकतर लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींच के ले गई है, ईडी, डीआरआई, सीबीआई का डंडा दिखा के। दूसरी चीज जो बड़ी चीज हुई है वो ये कि मीडिया जो ऑपोजिशन पार्टीज की आवाज जनता तक लेके जाती है, या जो पक्ष का जो दल है जो गलत काम कर रहा है उसको वो सत्ता के सामने, उसको वो जनता के सामने लेके आती है। सत्ता पक्ष की नाकामियों को, सत्ता पक्ष के गलत कार्यों को वो मीडिया जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और इसी कारण जो मीडिया सरेंडर हो गई, क्योंकि मीडिया जो है वो एक सेतु है, वो एक बांध है जनता और सरकार के बीच का। तो जब ये सेतु ही टूट जाएगा तो सरकार की जो नाकामयाबी है वो जनता तक कैसे पहुंचेगी। और विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वो सड़क से संसद तक या संसद से सड़क तक आज द्वंद्व करने के लिए, संघर्ष करने के लिए किसी भी रूप से तैयार नहीं है। इस कारण से जो जनता के बीच में आक्रोश है वो आक्रोश उभर के नहीं आ रहा। परंतु एक तरीके से जो 1/5 सीट कम हुई है, 20% से ज्यादा जो भाजपा ने 2024 के इलेक्शन में सीट लूज की थी, वो यही इंगित करता था कि जनता में किस तरीके से आक्रोश है सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ। आप दिल्ली की गगनचुंबी अट्टालिकाओं के शयन कक्षों में बैठ के भारत की 99% जनता के लिए नीति निर्धारण नहीं कर सकते जब तक आप उस 99%, 99% जनता के हितों के बारे में सोचें। आप मंदिर तक जाने के लिए जो है लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को गिरा नहीं सकते। आप या तो उनके लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कीजिए, आप सीधा आके बुलडोजर चला दे रहे हैं लोगों के घरों के ऊपर में, ताकि वो जगह सुंदर साफ नजर आए, ताकि जो बॉम्बे और दिल्ली और बैंगलोर और पुणे से, मेट्रोपॉलिटन से आने वाले जो लोग हैं उनको बढ़िया बढ़िया जो है दर्शन हो, नजर आए, और जो लोग वहां के लोकल लोग जो हैं वो लोकल लोग सफर करते रहें। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी
जो 5 लाख के मतों से जीतते थे वो 1.25 लाख के मार्जिन पे आके जो है सिकुड़ गए। यही कारण है कि इंडिया का वेटिकन कहे जाने वाले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जो एक हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है वो पार्टी शिकस्त का सामना करती है। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि आक्रोश जमीनी स्तर पे है और इस जमीनी स्तर पे आक्रोश का मुख्य कारण है कि पिछले 11 साल में ये देखा गया है कि इस देश का 99% जो जनता है वो पीछे कहीं खिसक गई है। 81%, 81 करोड़ लोग इस देश में फ्री राशन पे अपने जीवन यापन को करने के लिए जो है वो डिपेंडेंट है। तो ऐसे राष्ट्र के अंदर में किसी भी तरीके से जो है जहां समान विकास के अवसर उपलब्ध ना हो, जहां पे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाए, आर्थिक खाई बढ़ती चली जाए, जहां पे विपक्षी दल कमजोर हो जाए, जहां पे संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो जाए, जहां पे किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक नेता जो है अपनी नाकामयाबियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना हो, ऐसे राष्ट्र के अंदर में डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, कहीं ना कहीं वो गौन होने लगती है। दोस्तों आई होप कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस एपिसोड को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप सर्कुलेट जरूर कीजिएगा और उन्हें बोलिएगा कि इसको सब्सक्राइब करें। एक आखिरी विनती, ये नया चैनल है, मेरे हाथों को सशक्त करने के लिए आप कृपया करके इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। 3 तरीके की फीस है, एक 59 रुपीज, एक 119 रुपीज और एक 159 रुपीज। आप इसमें से कुछ भी पे करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पेड सब्सक्राइबर्स रहेंगे, मैं रिसर्च रिपोर्ट्स बहुत जल्दी लिखने वाला हूं जो स्टॉक मार्केट से लेके जियो पॉलिटिक्स से लेके इंटरनेशनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सब अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेगा। वो मैं अपने सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स के लिए लिखूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।